जी सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि हम ये एक्सपर्ट टॉक का प्रोग्राम रखते हैं और इस एक्सपर्ट टॉक प्रोग्राम में हम किसी फील्ड के एक विशेषज्ञ को बुलाते हैं और उनकी राय एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है, और वो राय हमारे पर्सनल लाइफ के लिए हो सकती है, हमारी बिजनेस लाइफ के लिए हो सकती है। हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यू जो है काफी इस टाइम जो कंसर्न है कोविड में, उसमें काफी कंसर्न है बच्चों को लेकर। अभी थर्ड वेव का एक जो नया वो आ रहा है कि थर्ड वेव आएगी, वो बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगी, तो उसमें बच्चों के प्रति हमारा जो कंसर्न है वो काफी बढ़ गया है। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी, जो एमडी है, एफआईएपी है, सीनियर प्रोफेसर है पीडियाट्रिक मेडिसिन में। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका, सर आर के गुप्ता सर। आपके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन जो मुझे मालूम है वो मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा दर्शकों को। आप सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जेके लॉन हॉस्पिटल जयपुर में, पीडियाट्रिक गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डिवीजन, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज का पीडियाट्रिक गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डिवीजन है, उसके आप इंचार्ज हैं। और कई अवार्ड आपके नाम दर्ज हैं। आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेरिट अवार्ड आपको मिला है, भामाशाह अवार्ड आपको मिला है मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा, भारत ज्योति अवार्ड आप को मिला है। इसके अलावा आपका जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो न्यूट्रिशन में, इम्यूनाइजेशन में, सीलियक डिजीज, लीवर डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, उसमें आपका स्पेशल इंटरेस्ट है। और राजस्थान को आप 4 बार इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन, जो पीडियाट्रिक जो सोसाइटी है उसमें आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज ए नेशनल बॉडी मेंबर। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। और आप आज समय निकाल के, मुझे मालूम है कितना व्यस्ततम समय आपका है, और आप निकाल के समय और आज आए हैं और आज हमारे दर्शकों से आप रूबरू हो रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके जी सर। थैंक यू। तो सर मैं, आप कहें तो मैं जो सबसे पहले कुछ थोड़े बहुत जो क्वेरी, जो ये जो क्वेरी ऐसी नहीं है कि सिर्फ मेरी है, ये क्वेरी दर्शकों की एक कॉमन क्वेरी है जो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, और स्पेशली जो कंसर्न है वो कोविड को लेकर है। तो हाँ, सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में क्या है कि अब 15 महीने हो गए हैं और बच्चे लॉकडाउन में हैं, पेरेंट्स भी लॉकडाउन में हैं, बच्चों के स्कूल चालू नहीं हो पा रहे हैं। तो इस समय बच्चों में बहुत कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और मन में, पेरेंट्स के मन में बहुत सारी सॉरी चिंताएं भी है। जी सर। एंड इस समय बच्चों का चूंकि घर पे ही रह पाते हैं तो एक्टिविटी कम हो रही है और आहार विहार पे भी जंक फूड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो कई प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रही हैं जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक जब भी आप कहेंगे अपन उसके थोड़ा थोड़ा करके हम उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक सर। मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा सर, जो ये एक कंसर्न सबसे बड़ा है कि कोविड जो है बच्चों को अफेक्ट करेगा, कर सकता है या नहीं करेगा, क्या मतलब इसका थोड़ा सा एक ये जवाब। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। साधारणतः हम ये मानते हैं कि जो कोविड है वो बच्चों में बहुत हल्का होता है और कोई दिक्कत नहीं करता है। तो ये पूर्णतया तो नहीं, पर हाँ काफी हद तक सत्य है कि बच्चों में जो कोविड होता है बड़ों के मुकाबले हल्का होता है और बच्चों में कम दिक्कत करता है। किंतु 1 साल से छोटे बच्चों में, या जो बच्चे वजन ज्यादा हैं, या जिन बच्चों के कोई हार्ट की डिजीज है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, उनमें कोविड खतरनाक भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है, बच्चों में भी हमें भर्ती भी करना पड़ता है और कई बच्चों की डेथ भी होती है कोरोना से। तो पूर्णतः ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही माइल्ड डिजीज है खांसी जुकाम की तरह। किंतु हाँ, डेफिनेटली बड़ों में जो कोविड जितना खतरनाक होता है उससे बच्चों में बहुत हल्का होता है। दूसरा अच्छी बात यह है कि जैसे बच्चे रफली अपन ये मानते हैं तो 35% पॉपुलेशन के हैं 18 साल से छोटे बच्चे। किंतु जो कोविड में इन्फेक्टेड पाए गए हैं वो करीबन 10% ही पाए गए हैं। तो एडल्ट से बच्चे आधे बीमार होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि बच्चों में जो रिसेप्टार कम होता है, या फिर बच्चे चूंकि घर वालों के पास में रहते हैं, सोसाइटी के अंदर नहीं जाते हैं, मार्केट में कम जाते हैं, तो इस कारण से वो कम इन्फेक्ट हो रहे हैं। पर बच्चों में बड़ों से इन्फेक्शन आधा पाया गया है। बिल्कुल ये बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा एक आपने इसका बताया, जिससे क्या काफी हद तक चिंता जो है वो पेरेंट्स की थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी एक कुछ ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जिससे हम ये कोविड नहीं होने से बच्चों में उनको प्रिवेंट कर सके, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ ऐसे हो जो पहले ही हाँ आपने। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को अपन कोरोना से कैसे बचाएं। क्योंकि एक जो बड़ों में है कि बड़ों का तो अपन वैक्सीनेशन का वर्तमान में उपलब्ध है। बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं है और अगले 3 महीने ऐसा लगता है कि कम से कम 2-3 महीने सितंबर एंड तक या अक्टूबर में ही वैक्सीन आ पाएंगे। क्योंकि अभी उनकी ट्रायल्स चल रही हैं, ट्रायल्स के बाद वो रिजल्ट तैयार होंगे, फिर वो पब्लिश होंगे, फिर वो हम बच्चों में उनको दे पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी माने तो 15 सितंबर या सितंबर के एंड तक ही हो पाएगा। तो मीनवाइल अपन ये कर सकते हैं कि बच्चों को भी, जैसे अपने जो बड़ों के लिए है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क, ये तीनों चीजों का अपन यदि प्रयोग करेंगे और बच्चों को बहुत जरूरत होने पर ही बाहर ले जाएं, और बाहर ले जाएं तो ऐसी जगह ले जाएं जहाँ खुला एरिया,
बिल्कुल। जैसे आप पार्क में ले जाते हैं और वहाँ ओपन एरिया है, एक दूसरे से 1.5-2 मीटर की डिस्टेंस बनाते हैं, जी, तो जी, बच्चे भले ही बच्चा पार्क में खेले, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। पर जो क्राउडेड एरिया है या क्लोज्ड एरिया है, जैसे अपन किसी रिलेटिव के भी जाते हैं, तो वहां यदि अपन चौक में बैठते हैं या खुले ड्राइंग रूम में बैठते हैं जिसकी खिड़की दरवाजे खुले हैं, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है यदि आपने मास्क पहन रखा है। किंतु यदि वो एरिया बंद है, एक ही बंद कमरे में 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो इस बीमारी को फैलाएगा। बिल्कुल। तीसरा, हैंड सैनिटाइजेशन। जब भी बच्चा अपनी नाक को मुंह को टच करे, उसके पहले हाथ धोए। तो वो हाथ धोने की जो आदत अपने पिछले 1 साल में तैयार की है, उसको रेगुलर अभी मेंटेन करिए। जी, और मास्क का एक बड़ा वो है कि बच्चे मास्क नहीं पहनते। बिल्कुल तो सर। साहब ये बताइए कि आज से 1 साल पहले बड़े भी कौन सा मास्क पहनते थे? ठीक है, तो ये तो एक आदत की बात है कि आज हमें पता है कि मास्क पहनना है, तो 2-4 दिन हमने शुरू में पहना। अब तो डॉक्टर है आप लोग, तो अब बिल्कुल, हम देखते हैं कि मास्क हम तो 8-8 घंटे पहनना पड़ता है। और इस मास्क को आधा घंटे पहनना भी बहुत मुश्किल होता है, बट 2-4 दिन 5 दिन आपको दिक्कत आती है, फिर आपकी हैबिट बन जाती है। बिल्कुल। तो बच्चों में भी हम ये कहते हैं कि 5 साल से बड़े बच्चे तो बड़े आराम से मास्क पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 साल से 5 साल के बच्चे को भी, यदि वह थोड़ा भी समझदार है, तो उसको हम मास्क पहना सकते हैं, स्पेशली थोड़े पीरियड के लिए, आधा घंटे या 1 घंटे के लिए। जी, जी, तो जैसे अपन बाजार जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के जा रहे हैं, तो जब उसके एरिया में है जहां हमें लगता है कि कुछ लोग आसपास रहेंगे, उस समय अपन उसको मास्क पहना सकते हैं। जी सर। 2 साल से छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहनाना चाहिए। ये 3 चीजें हैं। और एक चौथा है, इम्यूनिटी का ध्यान रखें। जी। तो उसके लिए अभी अपन डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी का अपन कैसे कैसे ध्यान रख सकते नहीं, यही मैं एक्चुअली क्वेश्चन मेरे मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि इम्यूनिटी का ऐसा क्या हम ध्यान रखें बच्चों का, जिससे कि उनको हम डेफिनेटली इम्यूनिटी हम इम्प्रूव कर सकें। इस तरह के क्या एक वो हो सकते हैं मेजर्स, तो थोड़ा सा हैं। सर आप। ये डॉक्टर मुकेश, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और ये हमारे लिए प्रतिदिन का बात होती है कि बच्चों में इम्यूनिटी के लिए हम क्या करें। जी, तो एज ए डॉक्टर तो सभी डॉक्टर्स इम्यूनिटी के लिए जिंक लिख देते हैं, मल्टीविटामिन लिख देते हैं, कैल्शियम लिख देते हैं, विटामिन सी लिख देते हैं। बिल्कुल सर। बट कोई इनका एविडेंस नहीं है कि ये इम्यूनिटी देते हैं। यदि आप में कमी नहीं है, तो जिसमें कमी है उसमें कमी पूरी करने से डेफिनेटली इम्यूनिटी मिलेगी। जी, मेरा ये मानना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, और आप बल्कि कहेंगे 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली महत्वपूर्ण है आहार। तो आहार में जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, आप उसको प्रतिदिन कोई भी ताजा फल, टमाटर है, सेब है, चीकू है, पपीता है, तरबूज है, खरबूज है। फल का मतलब ये नहीं कि वो महंगा ही हो, कि अनार ही फायदा करेगा या एप्पल ही फायदा करेगा। जो भी फल है, ताजा फल, भले ही टमाटर ही आप खिला दें, पपीता खिला दें, जो सीजनल फल है, वो बिल्कुल। आप उसको खिलाएं, प्रतिदिन खिलाएं। और यूं आप मेडिकल के हिसाब से सोचे तो प्रतिदिन 150 से 250 ग्राम होना चाहिए। तो करीबन हम ये माने कि साधारण जो छोटी प्लेट होती है, वो एक भरी हुई प्लेट आप उसको खिलाएं। जी, अब ये है कि बच्चा तभी खाएगा जब माँ बाप खाएंगे, ये आप मान के चलिए ये कि तो बच्चा तब तक नहीं खाएगा जब तक आप नहीं खा रहे हैं उसके ये साथ। बात बिल्कुल तो सही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को दे दें और आप नहीं खाएं, जी, जी, है ना। इसलिए मैं आपको स्पेशली कह रहा हूं कि महंगा फल ज्यादा फायदा नहीं करता है। टमाटर भी उतना ही फायदा करता है जितना सेब करता है। और हम अनार के लिए तो किसी को कहते ही नहीं है, अनार का फायदा तो और भी कम होता है। जी, ठीक है, आप देंगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा, पर जो उसकी कॉस्ट है उसके मुकाबले वो फायदा नहीं करता है। जी, 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 ऐसे ही वेजिटेबल्स का है कि अपने आहार में हम जो साधारण वेजिटेबल्स हैं, पालक है या मेथी है, बथुआ है, पुदीना है, उसके अलावा लौकी, तुरई, टिंडा है, इनको आप समुचित उपयोग में लें। प्रोटीन के लिए दालों का प्रयोग लें। दिन जी, में दही खिलाएं या दूध खिलाएं। और साथ में उसका दूसरी चीज जो है, एक्सरसाइज। जी, जी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी मशीन है, उसको जब तक चलाएंगे नहीं, वो रवा नहीं होगी। तो बच्चे को हर प्रतिदिन आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत जरूरी। बिल्कुल वो सर। एक्सरसाइज ऐसे नहीं करेगा बच्चा जैसे अपन करते हैं कि साहब दौड़ लगा रहे हैं या कोई जॉगिंग कर रहे हैं या अपन कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। बच्चा तो क्या है, खेल में ही एक्सरसाइज सही करेगा। इट बात। इज फॉर हिम ए प्ले। तो ऐसी प्लेफुल एक्टिविटी हो जिसमें वो एक्टिव रहे। जैसे घर में दौड़ भाग खेले, छुपा छुपी खेले, या आसपास पार्क है तो उसमें क्रिकेट खेले, बॉल खेले, एक दूसरे को पकड़ना खेले, इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल इवन घर में माँ बाप के साथ अपन उसको ऐसे ही एक्टिव रख सकते हैं बच्चे को। छत, यदि घर में 2-3 मंजिल हैं, तो बार बार उसको ऊपर नीचे जाने के लिए कहें, कोई सामान लाने के लिए कहें, तो उससे उसका फिजिकल एक्टिविटी रहेगी। सर, बिल्कुल एक बहुत। मैंने आजकल मॉडर्न एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैंने मॉडर्न घरों में ये देखा है, कई माँ बाप अपने बच्चों से काम नहीं कराते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, इससे काम नहीं कराना। तो ये आप उसका फायदा नहीं कर रहे हैं, आप उसका नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे छोटा छोटा काम कराइए जिससे वो एक्टिव रहे। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए, कभी पानी का गिलास खुद ले ले, अपने बर्तन खुद रखाए, अपने कपड़े खुद जमा ले। तो ये छोटे छोटे काम, इससे हम कहते हैं डेली हाउस होल्ड एक्टिविटी।
जी ये यदि वो करेगा तो उसकी बॉडी में बहुत फायदा हो। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो स्लीप। आजकल के बच्चों का जो स्लीप पैटर्न है ना, स्लीप साइकिल चेंज हो गया है। जी तो जो स्लीप साइकिल यदि आप रेगुलर रखेंगे तो जो अपने हाइपोथैलेमस में जो अपना सिस्टम चलता है बायोलॉजिकल साइकिल का, जी वो सही रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन सही बनेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जी ये तीन चीजों का मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और थोड़े बड़े बच्चों में योगा कराएंगे तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये मेरा मानना है। बहुत सर, आपने बिल्कुल सीधे एक्सपर्ट तरीके से आपने उसको सिंप्लीफाइड तरीके से वो बताया है, और ये चीजें बिल्कुल हमें अडॉप्ट करनी होगी अगर बच्चों को हमें प्रॉपरली उनको जो है उनकी इम्यूनिटी हमें बूस्ट रखनी है। और ये बहुत ही, ये दोनों ही उसमें पोषण में भी और एक्सरसाइज जो आपने बताया है, दोनों में हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सर मैं इसी संदर्भ में, क्योंकि क्वेश्चन जो कॉमनली एक कंसर्न है जो सभी का हो सकता है, वो होता है कि लॉकडाउन के पीरियड में देखा गया है कि बच्चों में वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे उसके लिए क्या करें, जैसे कि वो जो एक्टिविटीज, डेफिनेटली अब कुछ चीजें सामने आई है कि हमें उनको प्लेफुल एक्टिविटीज में लगाएं, इसके अलावा कुछ और क्या हम कर सकते हैं जिससे कि बच्चों में ये जो वेट गेन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं। अब बच्चों में वेट गेन का तो बड़ा सीधा सा कारण जो रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों में एक तो इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, चिड़चिड़े हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं, जी और जी दूसरा उनका वेट बढ़ गया है। तो इसके पीछे यही रीजन है कि बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, वो अपने मित्रों के साथ नहीं जा पा रहे हैं, उनका रूटीन चेंज हो गया है। सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाते थे, उसकी जगह 9 9 10 10 बजे उठते हैं, या कभी जल्दी भी उठते हैं। तो फिर वो लगातार टीवी में, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, पढ़ाई के लिए भी और टाइम पास करने के लिए। कुछ नहीं है काम तो टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे। तो चूंकि बॉडी एक्टिव नहीं है और घर पे आप बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो पेरेंट्स उसकी मर्जी का भी बना के खिलाते हैं, और कई बार जंक फूड भी बहुत देते हैं। जी जी स्पेशली कुरकुरे हैं, चिप्स है, बीकानेरी भुजिया है, पास्ता है, ये जो फैटी चीजें हैं, और स्पेशली कचौरी समोसा है, ये जी सब चीजें, इनमें क्या डेंस फैट होती है। और जो पॉकेटेड फूड होता है, इनमें क्या करते हैं कि जो अपन कहते हैं ऐसे सॉल्ट डालते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जो कि एडिक्ट बनाते हैं, यू कैन से कि उसमें ऐसा टेस्ट पैदा करते हैं जिससे कि आप ज्यादा खाओ उसको। तो बिल्कुल। उनसे बच्चे की कैलोरी ज्यादा जाती है, जी जी और बल्क में कैलोरी जाती है, और उतनी अपन एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वो फैट गेन होता है उससे। तो दैट इज द ओनली रीजन कि अपने को बच्चे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बढ़ाने हैं, जंक फूड अवॉइड करना है, और जितनी एक्टिविटी हो सकती है वो बढ़ानी है। और जो लेस कैलोरी फ्रूट है, फल डाइट है, जैसे कि पतली दाल, कम घी, दलिया जिसमें घी डला हुआ नहीं हो, जी जी या पतली सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, पानी पिलाएं, छाछ पिलाएं। तो आप इन चीजों का ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा करके बच्चे की कैलोरी कम करें। बच्चे की डाइट को अपन बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को एज ए माँ बाप अपन भूखा नहीं रख सकते, सही बात। पर उसकी कैलोरी को अपन कम कर सकते हैं कि उसका खाना थोड़ा हल्का बनाए हम। जी जी तो थोड़ा एक्टिव रखें, और दैट इज द ओनली थिंग। बट वेट गेन एक बार हो जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वेट को बढ़ने से पहले ही ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। जी जी। अभी कुछ हमारे ऑडियंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मैं एक प्रिविलेज लेके मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, उसके बाद में फिर ऑडियंस के भी क्वेश्चन हम ले लेंगे। तो क्योंकि मेरी जो क्वेरीज है, मैं एक बार अगर उनको भूल जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें ही उनके आंसर ऑलरेडी मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरी कंटिन्यूटी नहीं टूटे, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रिविलेज लेते हुए पूछता हूँ कि एक थोड़ा सा मैंने देखा है कि ये जो कोविड के बाद में बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो ऐसा जो सिक हो रहे हैं, अब क्या उसके प्रति जो है पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं, तो उसमें क्या हम बिल्कुल उसमें हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है, या फिर उसके लिए हम क्या सोच रहे बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जो है माँ बाप की जान होते हैं, तो हैं? बच्चे यदि बीमार होते हैं तो माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट्स सब बहुत परेशान होते हैं। तो कोविड तो जैसे अपन ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि कोविड बच्चों में हल्का होता है, ज्यादा चिंता की बात नहीं होती है। किंतु उसमें एक दूसरी बात यह है कि कोविड के बाद में एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम बच्चों में होता है, जिसे MIS-C कहते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन। जी जी ये खतरनाक होता है। वैसे भगवान की कृपा से ये बहुत ज्यादा बच्चों में नहीं होता है। करीबन ये मानिए कि जैसे 1,000 बच्चे कोविड से इन्फेक्टेड हुए तो उसमें से एक बच्चे में होगा। जी जी किंतु जिसमें होगा वो सीरियस होता है, उसमें भर्ती करना पड़ता है, कई बार ICU में भी रहना पड़ता है, और बहुत महंगी इसमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। करीबन एक बच्चे में 1 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये एक बीमारी होती है। इसके बचाव तो इसका ये है कि अपन बच्चे की इम्यूनिटी सही रखें और बच्चे का प्रिवेंशन रखें कि उसमें कोविड का इन्फेक्शन नहीं हो। क्योंकि कोविड का इन्फेक्शन होने के 1.5 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद ये बीमारी होती है, जैसे MIS कहते हैं। जी। तो तो इस ये तरह जरूरी नहीं कि बच्चों में कोविड हुआ हो। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों में जो कोविड होता है 50% में पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को कोविड हुआ है। जी जी माँ बाप में होता है, तो अपन यदि माँ बाप को भी हुआ है तो भी हम ये मानते हैं कि शायद बच्चों को उनके साथ हुआ होगा।
तो उससे भी हम निभाते हैं कि 1-1.5 महीने बाद यदि बच्चे में दोबारा बुखार आया है, या हाथ पैरों में सूजन आ रही है, या आंखें लाल हो रही हैं, या जबान लाल हो रही है, या हथेलियां लाल हो रही है, इसके लक्षण यह है कि आंखें लाल होना, जी। जबान लाल होना, हथेलियां लाल होना, तेज बुखार आना, बीपी कम हो जाना या कमजोरी आना, ऐसे इसके लक्षण होते हैं। तो ऐसे में तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, और शिशु रोग विशेषज्ञ को आप दिखलाइए या किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, तो वो इसका जानकारी करके इसका इलाज। तो इस तरह के केसेस अपने इंडिया में दिख रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं हाँ केसेस? हाँ हाँ, इंडिया में दिख रहे हैं। राजस्थान में भी इसके कम से कम 500 से ज्यादा केस आ चुके हैं, और इवन हमारे जेके लॉन हॉस्पिटल में भी इसके 150 से ऊपर केसेज हैं। टोटल मिला के अब तक आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि इस तरह के अगर जानकारी होना जरूरी है कि कोविड के बाद में यदि बच्चे में तेज बुखार आता है, साथ में बदन पे दाने होते हैं, आंखें लाल होती हैं, जबान लाल होती है, हथेली लाल होती है, तो जरूर आप डॉक्टर से सलाह लें। अभी हमारे साथ जुड़े हुए विष्णु जी, और विष्णु जी को कुछ सवाल है। विष्णु जी, आप अपना सवाल पूछिए। अपना इसको ऑडियो आप अनम्यूट करके और आप सवाल पूछिए अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, आफ्टर कोविड बच्चे अगर सिर दर्द की शिकायत कर रहे हैं सर, ये कितना सीरियस है सर? कोविड के बाद जो सिर दर्द होता है वो कोविड का ही पार्ट है, और ओके सर। इसमें कुछ ऐसी चिंता की बात नहीं है। यदि बच्चे को बुखार नहीं है तो ये कमजोरी से है, तो विटामिन वगैरह लें और ताजा फल ताजा सब्जियां खिलाएं, दाल खिलाएं, तो वो 5-7 दिन में धीरे धीरे ये सिर दर्द खत्म हो जाएगा। किंतु कोविड ठीक होने के यदि 15-20 दिन बाद ये सिर दर्द चालू हो रहा है, तो ये MIS-C जो मैंने अभी बताया आपको, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, उसका फीचर हो सकता है। तो उसके साथ यदि बुखार है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, और बुखार नहीं है तो फिर चिंता की बात नहीं। जैसे उसको विटामिन कौन से दें हम लोग? सर कौन से विटामिन विटामिन? जो भी मल्टीविटामिन आते हैं, जिसमें A, C, D, जो ये मल्टीविटामिन सिरप आते हैं, वो कोई भी अच्छी कंपनी का आप दे दीजिए। जैसे अभी इसको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा, जैसे इसको मतलब अल्सर मुंह में बहुत जल्दी होता है, मतलब पॉटी जितना होती है उतनी कम जाती है, तो उसको अल्सर प्रॉब्लम रहता है, तो हम जिंकोविट या बीकासूल देते हैं उसको। हाँ, दोनों सही है, जिंकोविट भी अच्छा है, बिकासूल भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा दही ज्यादा खिलाइए, यदि पेट खराब रहता है तो दही और छाछ दीजिए, उससे सही हो जाएगा। अच्छा, जैसे सर शुगर वाला दही तो नहीं रहता होगा ना सही? नहीं, शुगर दीजिए ना, शुगर से कोई दिक्कत नहीं। बच्चों में शुगर खिलाने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जितना बच्चों को चीनी खिलाएंगे, नॉर्मल चीनी खिलाएंगे, तो बच्चे का दिमाग तेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है। कुछ ये जो वैक्सीन का कुछ है कि कोई ऐसा कोई सिनेरियो है कि बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीन आने वाली है या कुछ तरह का कोई सिनेरियो? जैसे मैंने बताया कि बच्चों के बारे में विदेशों में तो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक तो फाइजर का और एक मॉडर्ना का, जिनको कि 12 साल से बड़े बच्चों में काम लिया जा रहा है। किंतु इंडिया में वो अभी अप्रूव नहीं है, और इंडिया में उनकी रिसर्च स्टडीज भी नहीं हुई है। अप्रूव होने के बाद उनको कम से कम 1-1.5 महीने स्टडी होने में लगेगा, और वो चूंकि कॉस्टली बहुत ज्यादा है, और उनके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो इंडिया में जल्दी से अवेलेबल नहीं हो, और स्पेशली बहुत बड़े सिटीज में अवेलेबल हो सकते हैं, छोटे सिटीज में अवेलेबल नहीं। इंडिया में 2 वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है। एक तो जो अपना ये भारत बायोटेक का है, कोवैक्सीन, इसका ट्रायल चल रहा है 2 साल से 18 साल के बच्चों में, और एक जाइडस कैडिला का वैक्सीन आ रहा है, जो कि जिसका भी ट्रायल बच्चों में चल रहा है। और दोनों ही वैक्सीन का ट्रायल होने के बाद रिजल्ट तैयार होने तक हमें ऐसा लगता है कि जैसे जून तक complete है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 2 ढाई महीने अभी लगेंगे, तो 15 सितंबर से पहले बच्चों में वैक्सीन का उपलब्ध होना थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, एक बार जब उपलब्ध हो जाएगा तो उसके बाद जरूर अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, और जिससे कि बच्चे सुरक्षित हो जाए। जी सर। सर बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो मैंने देखा है सर, कि बच्चों में जो न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है, और जो न्यूट्रिशन के बारे में जो पेरेंट्स को जो एजुकेशन है, वो बड़ा कई बार बहुत कम होती है। और कई बार वो समझ नहीं पाते किस तरह से बच्चों के न्यूट्रिशन को हम कैसे मेंटेन करें, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है। अब जैसे एक वीनिंग का एक वो आता है इशू, कि कब हमको जो है दूध से और बच्चे को जो है शिफ्ट करना है, फूड पर शिफ्ट करना है, और कैसे करना है, ये एक बहुत तो बड़ा, एक सबसे बड़ा जो है मिल्क फीड से, और कब हम ये उसको, आपने तो थोड़ा सा उसके बहुत बारे में अच्छा सर थोड़ा सा प्रश्न आप पूछा। जानकारी दें, कैसे हम ये उसको। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मैं आपको 2-3 मेन पॉइंट बताना चाहूंगा, बाकी तो इसमें बहुत बड़ा इशू है, और इट्स वेरी मींस इट्स अ बिग टॉपिक। इसमें यह है कि 6 माह की उम्र तक तो केवल माँ का दूध देना है, ऊपर का दूध नहीं देना है, जन्म घुट्टी हर्डे भी नहीं देना है। इसमें माँ को प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि माँ को इससे आराम मिलेगा, क्योंकि यदि आप केवल माँ का दूध देंगे
तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार नहीं पड़ेगा तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप परेशान नहीं होंगी। तो जो अपन कुछ माएँ सोचती हैं कि अपना ही अपना दूध पिलाने से माँ परेशान हो जाती है या माँ को दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है। बल्कि यदि ऊपर का दूध पिलाने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, तो बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आएगी। दूसरा 6 माह का होने के बाद जब बच्चा थोड़ा बैठने लग जाता है, तो उसको अर्ध ठोस आहार चाहिए। तो उसके लिए चावल, खिचड़ी, दाल, दलिया, दही, केला ये थोड़ा-थोड़ा 2-2 4-4 चम्मच अपन चालू कर सकते हैं। और 1 साल के बाद बच्चे को अर्ध ठोस और ठोस आहार जितना माँ खाती है उसका आधा बच्चे को देना। ये नहीं सोचना है कि गेहूँ खिलाएँगे तो पेट फूल जाएगा या इसको घी दे देंगे तो दिक्कत आ जाएगी या चीनी देने से दिक्कत आ जाएगी। नॉर्मल जो फूड है वो सारा आप दे सकते हैं। जो भी माँ खाती है उसका आधा भाग बच्चे को उतना दे सकते हैं, हर चीज़ बच्चे को दे सकते हैं। बस ये है कि वो ऐसी हो जिसको बच्चे को ज़्यादा चबाना नहीं पड़े, क्योंकि बच्चे के दाँत 2 साल की एज तक ही आते हैं, 2 साल से पहले बच्चे को चबाना ढंग से नहीं आता है। तो थोड़ा सेमी सॉलिड हो या ऐसी चीज़ हो जो कि फूल जाए। रोटी को भी दें तो आप दाल में भिगो के या दही में भिगो के या सब्जी में भिगो के थोड़ा मुलायम होने के बाद आप खाइए। जी, जी। इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक चीज़ और जो आजकल अपन गलती करते हैं और जो आजकल पढ़ी-लिखी महिलाएँ कई बार गलती करती हैं और कहीं न कहीं हमारी टीचिंग में ही गलती है कि वो ये सोचती है कि गेहूँ की जगह सूजी देंगे तो बढ़िया रहेगा या जो रेडीमेड सेरेलैक बढ़िया रहेगा या जो डब्बे का दूध बढ़िया रहेगा, तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। जी, डब्बे का दूध तो सब एकदम सूखा हुआ दूध जो कि दूध को सुखा के पाउडर बना के और 3-3 6-6 महीने बाद अपन काम ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। तो वो फ्रेश दूध से अच्छा कैसे होगा? आप बताइए। बिल्कुल। ऐसे ही जो सेरेलैक है, इसमें तो अपन ने उसका पूरा फाइबर निकाल दिया और उस गेहूँ की क्वालिटी अपने को पता नहीं है, वो भी कितना पुराना है। तो सेरेलैक है या वो सब सूजी में भी यही है कि उसमें सूजी बेसिकली गेहूँ का व्हाइट हिस्सा है। तो जी, उसका जो किसी भी अनाज में या किसी भी दाल में जितना उसका सेंटर का हिस्सा इम्पोर्टेंट होता है, उतना उसका बाहर का हिस्सा भी नहीं। तो बाहर वाले में फाइबर और विटामिन्स होते हैं। जी, तो सूजी में अपन ने फाइबर और विटामिन तो बाहर निकाल दिया। जैसे चावल अपन जो व्हाइट वाला खाते हैं, अपन कहते हैं चावल नुकसान करता है। नुकसान क्यों करता है? क्योंकि अपन चावल की सिर्फ गिरी खा रहे हैं। जो चावल का पीला हिस्सा तो अपन हटा दिया। जो उसमें फाइबर और जो उसमें विटामिन है, वो तो हटा दिया अपन। तो साउथ वाले लोग चावल खाते हैं, वो पीला चावल खाते हैं, जिसमें कि उसका छिलका भी होता है, मतलब बिल्कुल, जो उसका कवर होता है, वो भी होता है। तो जिसे अपन ब्राउन राइस कहते हैं, ब्राउन राइस। तो वो उनको नुकसान नहीं करता। अपन उसको मिल्ड राइस खाते हैं, पॉलिश्ड राइस खाते हैं, तो वो नुकसान करता है। जी, दालें हैं, जैसे मेरे को याद है बचपन में हम धुली हुई दाल बहुत कम खाते थे और वो फैक्ट्री की धुली हुई नहीं होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, आजकल तो फैक्ट्री की धुली हुई होती है, उसमें पूरा हर चीज़ कवर जो है निकल जाता है। बिल्कुल सर, तो उसमें जो फाइबर और विटामिन्स तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल, फाइबर भी उतना ही ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए, आंतों के मूवमेंट के लिए। आंतों में जो हमारे माइक्रोबायोटा होता है पेट में, करीबन अपने पेट में 1 किलो कीटाणु होते हैं, नॉर्मल कीटाणु, जो बॉडी को चलाने में फ़ायदेमंद होते हैं। जी, जी, यदि हम उनको खत्म कर देंगे, तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, अपन 2-3 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएँगे और अपने में बीमारियाँ बन जाएँगी। तो वो कीटाणु जो पेट के माइक्रोबायोटा होता है, बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी होता उसको उसको खाने के लिए हमें उसके लिए हमें फाइबर भी चाहिए। ऐसे कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए फाइबर चाहिए, आंतों के मूवमेंट के लिए फाइबर चाहिए। तो फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स ये चीज़ सब हमें चाहिए। और ये तभी मिल सकते हैं जब हम होल ग्रेन्स खाएँ, होल पल्सेस खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, जूस नहीं पिएँ। जूस में क्या किया आपने कि फ्रूट का आपने सिर्फ़ एक हिस्सा लिया विटामिन्स वाला और शुगर वाला, है। और जो बाकी फाइबर है और जो थोड़ा बहुत सेल्स के अंदर प्रोटीन है, वो सारा आपने छोड़ दिया। जी, तो जूस को अपने अपने ईज़ी लाइफ़ बनाने के लिए आपने पी लिया उसको एक घूँट में, तो ठीक है, आपको चबाना नहीं पड़ा और आपकी दाँत की एक्सरसाइज़ भी नहीं हुई और आपकी बॉडी में फाइबर भी नहीं गया, विटामिन्स भी नहीं गए और उसका जो प्रोटीन भी कम गया, सिर्फ़ जूस गया। तो साइंटिफिकली एंड डॉक्टर के हिसाब से वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, अपने को पीने में अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा और अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट डेफ़िनिटली जूस से अच्छा है ताज़ा फ्रूट खिलाना। तो वो सब चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी फाइन। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया सर। ये बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन में थोड़ा-सा जो अभी ऑलरेडी जो है आपने कहा कि जो कोविड के समय में हमें जो ध्यान रखना है, तो क्या इसके अलावा कुछ और एडिशनल कोई नॉर्मली जो रूटीन में कुछ ध्यान रखने वाली ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखें? नॉर्मली तो बस यही है कि बेसिकली अपने जो भोजन का पार्ट होता है, इसमें करीबन 20% प्रोटीन वाली चीज़ें ज़रूर अपने को रोज़ लेनी है, जैसे कि दालें हैं और सोयाबीन, राजमा है और दही, दूध है, पनीर है और जो नॉन-वेज खा सकते हैं तो वो एग वगैरह है। ये तो प्रोटीन के लिए हुआ और कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन अन्न खाते ही हैं, चीनी खाते हैं, फल खाते हैं बिल्कुल, और इसके अलावा फैट के लिए अपन घी, मक्खन, मलाई खाते हैं।
तो ये सब चीजें अपन रेगुलर लेते हैं। इसके अलावा फाइबर के लिए अपन ये फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेना है अपने को। तो ये सब चीजें अपना आहार हो गया। किंतु अपने को ध्यान इसमें ये रखना है कि इन सबका बैलेंस होना चाहिए और प्रतिदिन ये चारों पांचों चीजें खानी है अपने को। ऐसा नहीं कि अपन ने 2 दिन तो घी खाया और 2 दिन प्रोटीन खाया, क्योंकि डेली आपको संतुलित आहार खाना है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो ये पैकेटेड फूड है, जैसे डिब्बाबंद जूस है, तो क्या आपको लगता है कि डिब्बाबंद जूस फायदा करता होगा? क्योंकि हमने जो जूसेज की स्टडी की है, तो अधिकतर जूसेज में एक्चुअल जूस जो है, भले ही वो कंपनी कहती है कि ये वास्तविक जूस है और इसमें पल्प है और सब कुछ है, किंतु किसी भी जूस में 20 से 25% से ज्यादा जूस नहीं होता है। बाकी सब उसमें फ्रूट का वो शुगर कंपोनेंट होता है और फिर सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो ये सब चीजें डेफिनेटली नुकसान करती हैं। तो मेरा यही कहना है कि ठीक है, बिजी लाइफ है अपनी और टेस्ट भी ये सब चीजें आती हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि साधु सन्यासी बन जाए और इन सब चीजों को बंद कर दें। किंतु हाँ, इनका प्रयोग एक लिमिट में करें, एक्सेस में नहीं करें। कभी कभी करें, प्रतिदिन नहीं करें। कई बार मिल्क के प्रति जो है वो एक थोड़ा सा नॉलेज पूरा प्रॉपर होता नहीं, कितना क्वांटिटी मिल्क किस एज में कितना क्वांटिटी मिल्क, ये थोड़ा सा आप थोड़ा बताएं कि क्या हमें रखना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, और हो सकता है कई माए मेरे से एग्री नहीं करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपने नॉर्थ इंडिया में मदर्स का मिल्क के प्रति बहुत ज्यादा चाह है। बच्चे, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा किलो 2 किलो दूध रोज का पी जाए, और यदि वो 1 किलो भी पीता है तो वो माँ को कम लगता है कि मेरा बच्चा तो दूध बहुत कम पी रहा है। ऐसी ऐसी माएँ आती हैं कि वो कहती हैं सब दूध कम पी रहा है, तो हम पूछते कितना पी रहा है, सब 3 गिलास पीता है। मैं चाहती हूँ ये कम से कम 4-5 बार दूध पिए, पर नहीं पी रहा है। सो मेरा ये मानना है, और जो साइंस कहती है कि 1 साल की उम्र तक तो बच्चे का दूध मुख्य आहार होता है और माँ का दूध उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, और जहां तक हो सके बच्चे को माँ का दूध 2 साल तक मिलना चाहिए। किंतु 1 साल की उम्र के बाद और विशेषकर 2 साल की उम्र के बाद बच्चे में दूध जो है बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। पावर दूध और पावर दूध के प्रोडक्ट जैसे दही, छाछ, तो दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि जब ज्यादा दूध देते हैं, दूध में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है और दूध में आयरन भी नहीं होता है, और दूध का जो प्रोटीन होता है वो कब्जी को केसिन होता है जो कि कब्जी करता है जी। 3 चीजों के कारण क्या होता है कि जब यदि आप एक्सेस दूध देंगे तो वो बच्चे में एक तो फाइबर नहीं होगा, और चीजें दूध से क्या भूख मर जाती है, तो और चीजें नहीं खाएगा तो वैसे कमजोर हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो बच्चा खाना पीना और कम कर देगा। तो ये सब कारण से बच्चा कई बार एनीमिक हो जाता है और कई बार उनमें वजन भी कम रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें दूध ऑल टुगेदर बंद करना पड़ता है और 2-3 महीने तक बच्चे का दूध बिल्कुल बंद रखना पड़ता है। तो दूध एक्सेस में हर चीज नुकसान करती है। जैसे अपन कहते हैं साहब बादाम अच्छा रहता है, पर यदि आप रोज का 50 ग्राम 100 ग्राम बादाम बच्चे को देंगे तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो 5 से 10 गिरी जब तक दे रहे हैं तब तक तो फायदा करेगा। ऐसे ही दूध का है, जब तक आप आधा 1 गिलास, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 गिलास, उससे ज्यादा आप देंगे तो बच्चे को फायदा नहीं करके नुकसान ही पहुंचाएगा। और दूध से ज्यादा फायदा हमेशा दही करता है, क्योंकि दही में जो लैक्टोज है वो फर्मेंट हो जाता है और जो केजीन है वो भी सॉफ्ट हो जाता है। तो दोनों ही तरीके से वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल सर, मतलब मिल्क और मिल्क के जो डेरिवेटिव्स है उन पर भी ध्यान देना होगा सर। मिल्क के प्रति ही पूरा प्रेशर नहीं रखे, बस खाली मिल्क का नहीं सोचे। मिल्क की जगह आपको यदि बढ़ाना है तो मिल्क पावर दे दें, और पावर उसको 1-1.5 कटोरी दही खिला दें, तो दही इसको बहुत तरीके से फायदा करेगा। सो आप दही देंगे तो प्रोबायोटिक भी जाएगा, गट भी अच्छा रहेगा। दही बहुत बढ़िया है। दही आयुर्वेद में भी कहते हैं कि छाछ और दही पेट के लिए बहुत अच्छे आहार होते हैं। सर बिल्कुल। एक थोड़ा सा मैं और थोड़ा जानना चाहूंगा सर, ये जंक फूड का जरा बड़ा प्रचलन चल रहा है और इसमें जो है हालांकि पेरेंट्स का बड़े जो है एक कह सकते हैं बच्चों के प्रति जो लगाव और वो उनकी जिद पूरा करना, एक वो भी कारण हो सकता है। कई बार क्या है कि एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं है कि भाई जंक फूड कितना नुकसानदायक बच्चों को हो सकता है। तो ऐसे में क्या मतलब हार्म जो है जंक फूड करते हैं वो थोड़ा सा ये पता लगे, और कैसे हम उनको ये डेविएट कर सके कि वो जंक फूड के बजाय और जो एक बैलेंस और हेल्दी डाइट वो बच्चों को हम दे पाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा। ये आजकल की पिछले 5 साल से बहुत बड़ी समस्या है जंक फूड की, और ये पहले आज से 20 साल पहले से ये विदेशों में चल रही है। जंक फूड का सबसे पहले तो अपन मतलब देखते हैं। वैसे आपको मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जंक का मतलब, जो सभी लोग कंप्यूटर या मोबाइल काम लेते हैं उनको पता है जंक का मतलब क्या होता है। जंक का मतलब होता है वेस्ट बिन, कि जो आपकी मेल है या जो आपकी व्हाट्सएप पे मैसेज है या कोई भी चीज को अपन जंक में डाल रहे हैं, इसका मतलब वेस्ट में डाल रहे हैं, वहां से ये हट जाएगी। तो बेसिकली जंक फूड मतलब ऐसा फूड जो कि
बॉडी के लिए न्यूट्रिशन नहीं देता है, खाली पेट भरने में काम आता है। बेसिकली जंक फूड पहले उनमें काम आता था, जैसे कोई आदमी बहुत जल्दबाजी में ऑफिस जा रहा है या बहुत जल्दबाजी में किसी काम में जा रहा है और उसको सिर्फ 5 मिनट का समय मिला है पेट भरने का, तो उस समय वो क्या करेगा कि कोई कचौरी खा लेगा, समोसा खा लेगा, पैटीज खा लेगा, तो इस तरह की चीज वो खा लेगा, तो उसको हम जंक फूड कहते हैं। तो ये बेसिकली जंक फूड का मतलब ये है। अब इसको अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कहते हैं, तो ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की गई हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड, वो सब जंक फूड कहलाते हैं। इनमें बेसिकली विटामिन और मिनरल्स पूरे खत्म हो जाते हैं और प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर ये सब डीप फ्राइड होते हैं। तो जैसे अपन आजकल हम बच्चों को जो अधिकतर चीजें खिला रहे हैं, जैसे हम थैलीबंद खाद्य पदार्थ कहते हैं, तो जैसे कोई भी ये बीकानेरी भुजिया है, या ये बाजार की चिप्स हैं, या ये जो पास्ता है, या जो ये अपने रेडीमेड जितने भी फूड आते हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट्स आते हैं, और जो अपना इंडियन ट्रेडिशनल फूड में से जैसे समोसा है, कचौरी है, तो ये सब चीज या तो डीपली फ्राइड है या जो कि हाईली प्रोसेस्ड फूड है, चाइनीज फूड है, ये मैगी चाउमीन वगैरह है। तो इनमें क्या है, इतने ज्यादा सब्सटेंसेस डाले हुए हैं और जिनका हमें पता नहीं है, इनसे एलर्जी भी बहुत बढ़ रही है। फूड एलर्जी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इनसे बच्चे को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। और चूंकि ये जंक फूड में क्या होता है कि चूंकि आप इनका वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में ज्यादा कैलोरी होती है, तो पेट भरने के लिए आप ज्यादा चीज खा जाते हैं। फिर इनमें कंपनी वाले ऐसे प्रोडक्ट डालते हैं जिससे कि वो जवान को लगते हैं और आप ज्यादा खाते हैं। आई थिंक उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट या जो होता है ना, MSG, तो वो इसमें होता है, तो उससे वो और ज्यादा लोग खाते हैं। तो इस कारण से ये जंक फूड नुकसान करता है। तो इसको रोकने का तरीका यही है कि आप घर में कम से कम लाइए, आप लोग भी फ्रेश फ्रूट खाइए, तो बच्चा भी वही खाएगा। और धीरे धीरे करके, हम एकदम से बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके आप इसको आदत को कम करिए। और ये रखिए कि वीक में एक ही दिन हम आपको ऐसी चीज देंगे, और उसका भी छोटा पैकेट लीजिए। बड़ा पैकेट हमेशा सस्ता पड़ता है, किंतु उसमें वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा, तो ज्यादा खाओ। छोटा पैकेट आप 10 रुपए का पैकेट लेंगे तो 10 रुपए का लिमिटेड पैकेट है। आप 50 रुपए का चिप्स का पैकेट ले लेंगे तो वो उसमें 5 गुना की जगह 8 गुना आएगा, पर वो 8 गुना ज्यादा नुकसान भी करेगा। सस्ता तो पड़ेगा तो नुकसान ज्यादा करेगा। सही बात। तो हमारा डिक्टम ये है कि फिर आप लेके देना है, बच्चे का मन रखने के लिए लेकर भी देना पड़ता है, तो फिर आप छोटा पैकेट। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार तरीके से आपने जो है सारे जो और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो है सारे जो है वो आपने टॉपिक्स पर, और वो सभी इतनी जानकारी आपने दी है। इसके बावजूद ही मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन अभी बाकी रह गए हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन जो है वो पूछे। सर हमारे साथ में है आज, बहुत प्रीशियस टाइम जो है सर ने निकाल कर हमको दिया है और हम उसका पूरा फायदा उठाएं। प्लेजर। एंड यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप फिर से पूछिए, और यदि बाद में भी आप प्रोग्राम के बाद पूछेंगे मुकेश जी के थ्रू, तो मैं उस समय भी आपका जवाब दूंगा। और अभी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कृपया तो आप क्वेश्चन बॉक्स में लिख दीजिए, या अभी पूछ लीजिए आप। सर आफ्टर कोविड फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए सर, सीजनल सर? ये भी एक है कि फ्लू वैक्सीन जो है, ये फ्लू की जो वैरायटी होती है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और स्वाइन फ्लू, तीनों से प्रोटेक्ट करता है। ये वैक्सीन बहुत अच्छा है, अवेलेबल है, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, और ये 70 से 80% एफिकेशियस है। तो ये लगवा लें, किंतु इसमें प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम में ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो बाजार से आपको लेके लगवाना पड़ता है। तो करीबन 700 से 1000 रुपए का आता है। तो ये लगवाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे को कोविड में क्योंकि फ्लू के और कोविड के सिम्टम काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं, तो ये आपको फ्लू को रोकेगा, कोविड को तो नहीं रोकेगा। किंतु कुछ स्टडीज ये कह रही है कि कोविड की भी जो सीवियरिटी होती है उसको 5 से 10% तक ही कम कर देता है। किंतु ये हर स्टडी में ऐसा नहीं आया, किंतु डेफिनेटली फ्लू को रोकेगा। और फ्लू को नहीं होगा तो डेफिनेटली बॉडी बहुत रहेगी, तो कोविड भी हल्का ही होगा। आफ्टर कोविड सर कुछ गैप लेना पड़ेगा या फिर आफ्टर कोविड लगवा सकते हैं सर? वैसे साहब गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन में तो कोई गैप की आवश्यकता नहीं है, किंतु अब फिर भी हमारा ये कहना है कि कोविड से थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस आती है, तो कोविड खत्म होने के कम से कम 2 सप्ताह बाद या कोविड चालू होने से 1 महीने बाद आप कैसे भी गिन सकते हैं। हम ये मानते हैं कि कोविड का पीरियड 14 दिन का होता है, तो कोविड चालू होने से 1 महीने बाद या खत्म होने से 15 दिन बाद आप इस वैक्सीन को, किसी भी वैक्सीन को लगवा सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं कोविड पीरियड में भी उनका वैक्सीनेशन पूरा करवाइए। अब कोविड का सेकेंड वेव खत्म होने की तरफ है, तो अभी ये पीरियड है, आगे पता नहीं कब थर्ड वेव आए, तो आप अभी अपने बच्चे के जितने भी वैक्सीन बाकी है वो अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर उनको पूरे लगवाएं जल्दी से जल्दी, जिससे आपका बच्चा अन्य बीमारी से लड़ने लायक रहे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी कोई ऑडियंस हमारे दर्शक का किसी क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछें। और बाकी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और ये प्रोग्राम जो है हम इसकी लिंक भी जो है शेयर करेंगे
फेसबुक पर भी शेयर करेंगे और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और इसके अलावा आप कमेंट पे दे सकते हैं। वैसे भी हम इनका कोई अगर कोई ऐसी क्वेरीज है तो हम पर्सनली सर से मैं कह के और उसका जो आंसर है वो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर आपका जो है आपने समय इतना प्रेशियस समय निकाल कर आप आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने कोविड की इस दौरान जो जितना कंसर्न जो है पेरेंट्स को हो रहा है उसके प्रति और जो न्यूट्रिशन के प्रति जो है वो उसके बारे में आपने दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप जुड़ते रहेंगे, आगे भी हम आपसे आशा करते हैं इस तरह आप जुड़े रहेंगे हमसे। आप गंगापुर से बिलोंग करते हैं, मैं बताऊं सर गंगापुर से बिलोंग करते हैं और गंगापुर सिटी को बिलोंग करता हूँ और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं गंगापुर के डॉक्टर मुकेश गर्ग जी के कहने से एक बार कहते ही मैं तुरंत तैयार हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, इट्स माय प्लेजर। और कभी भी मेरा सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है और सभी जो ऑडियंस है जो भी किसी और तरीके से भी सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है। और आप सभी लोग हमारे घर के ही हैं और मेरा अभिवादन है आप सबका। थैंक यू वेरी मच। मैं दर्शकों को बता दूं ये प्रोग्राम फोटो कार्ड से स्पॉन्सर होता है। फोटो कार्ड जो है हर सैटरडे को ये एक एक्सपर्ट टॉक का प्रोग्राम रखता है जिसमें किसी फील्ड के एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं और उसको वो फील्ड के संबंधी जो जानकारी है जो आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपकी बिजनेस लाइफ में भी, आपके फैमिली लाइफ में भी वो जानकारी काम आती है। इस तरह की जानकारी हम शेयर करते हैं। जरूर आप इस कार्यक्रम से जुड़े। हर कार्यक्रम में जो है हम इसी तरह एक्सपर्ट बुलाते हैं और ये कार्यक्रम रखते हैं। थैंक यू सभी जो जुड़े हैं दर्शक, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सर के लिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।